वेलकम बैक। और पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क कैसे काम करते हैं, खुर्रम शहजाद साहब का ये आर्टिकल उर्दू न्यूज़ में शाया हुआ है और अभी कुछ ही देर बाद वो हमारे साथ मौजूद होंगे और हम उनसे ओवरऑल स्मगलिंग के हवाले से बात करेंगे। लेकिन हम स्टार्ट ऑफ करने वाले हैं इस वाक़े से जो शायद आपने सुना भी है कि इटली और लीबिया में ये जो बोट इंसिडेंट हुआ है और लोग डूब कर, इसमें बहुत से लोग शामिल थे, पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग शामिल थे और ये डंकी लगा के जिस तरह कहा जाता है ये जा रहे थे और ये डूब गए। इसमें से कुछ लोगों को बचा लिया गया, कुछ नहीं बच सके। और इसमें जो एक ख़ास तौर पे मैं जिक्र करना चाहूँगी शाहिदा रज़ा साहिबा का, जो कि कौमी हॉकी टीम, विमेन हॉकी टीम की प्लेयर थी और एक डिपार्टमेंट के थ्रू खेला करती थी। कुछ दिनों से उनके ज़िंदगी के हालात बड़े मुश्किल हो गए थे, बच्चे का साथ था, न जाने बेचारी के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। यहाँ पर क्योंकि उन मसाइल का अजाला नहीं हो पा रहा और पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स ये जानता है कि अब यहाँ पर रहते हुए मसाइल का अजाला जब नहीं हो पाता या उसको कुछ सुनने वाला नहीं होता तो हमारी क्या कैफियत हो जाती है। तो ये भी जा रही थी बेहतर मुस्तकबिल के लिए और कश्ती जब डूबी है उसमें से जो लोग डूबे हैं उसमें इनका इंतकाल हो गया है। सो सॉरी टू हेयर द लॉस। और ये जो इंसानी स्मगलिंग है ये क्यों इतनी फ़ाल होती जा रही है, क्यों लोग इस पे डिपेंड करते हैं, किस तरह ये नेटवर्क काम करता है, इस पे बात करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि खुर्रम शहजाद साहब की ओवरऑल रिसर्च एंड रिपोर्ट है जो शाया भी हुई है उर्दू न्यूज़ में। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक। खुर्रम साहब हमें बताइएगा कि ये जो आपने अपने राइटअप में भी जाहिर किया है, एक तो इस वाक़े के हवाले से खुसूसी तौर पे एंड ओवरऑल जो आपकी रिसर्च है इंसानी स्मगलिंग के हवाले से। जी, जैसे कि आपने उर्दू न्यूज़ में ये जी छपने वाली मेरी स्टोरी देखी है, इसमें हमने बहुत तफसील से बयान किया है। अभी भी पाकिस्तान जो है दुनिया के 20 बड़े ममालिक में शामिल है जहाँ से गैर कानूनी तौर पर जो इंसान हैं उनकी मुंतकिली होती है यूरोप और दुनिया के दूसरे जी हिस्सों में, जहाँ निस्बतन खुशहाली ज़्यादा है हमारे मुल्क और हमारे खित्ते की निस्बत। और पाकिस्तान में बहुत बड़े इलाके हैं जहाँ से लोग हज़ारों की तादाद में हर साल मुंतकिल होते हैं यूरोप की तरफ और दूसरे ममालिक में। जिस तरह ये पंजाब का जो ईस्टर्न पंजाब आप कह लें, जीटी रोड के इर्द जो इलाके हैं, गुजरात का इलाका हो गया और इसके अलावा गुजरांवाला, खारियाँ वगैरह वगैरह, बहुत सारे गांव के गांव ऐसे हैं जो पूरे तकरीबन खाली हैं, वहाँ से लोग बाहर गए हैं। तो इसमें एक्चुअली होता ये है कि इसमें जब एक गांव का एक बंदा बाहर चला गया और उसने वहां से कुछ पैसे कमा लिए और उसने वापस घर भेजे और घर जो उसकी बाकी यहाँ पे फैमिली है उसकी माशी हालत बेहतर हुई, तो फिर बाकी लोगों को भी होता है कि हम भी जाएं, हम भी कमाएं। लेकिन दायरा हर बंदा कानूनी तरीके से बाहर नहीं जा सकता, उसके लिए फिर लोग जो है एजेंट्स ढूंढते हैं। इसमें बहुत बड़ा किरदार है उन एजेंट्स का जो गैर कानूनी तौर पर लोगों को बाहर भिजवाते हैं पैसों के लालच में। वो लोगों से लाखों रुपए लेकर उन्हें, चूंकि जाहिर है आपको पता है कि दुनिया में इतना आसान अब नहीं रहा कि आप किसी मुल्क में चले जाएं, वहां जाकर रोजगार शुरू कर दें, तो कानूनी तरीके से बहुत कम लोग जा सकते हैं। तो फिर गैर कानूनी तरीके इख्तियार करते हैं एजेंट्स जो होते हैं, जो ह्यूमन स्मगलर्स होते हैं, इंसान स्मगलर्स होते हैं। वो जो बाहर जाने के लोग ख्वाहिशमंद होते हैं उनसे पैसे लेके फिर उन्होंने अपने नेटवर्क्स बनाए हुए हैं। पाकिस्तान में जो ज्यादा रूट काम करता है वो ये बलोचिस्तान वाला रूट है। यहाँ से लोग पूरे मुल्क के लोगों को इकट्ठा करके कोयटा पहुंचाया जाता है, वहां से फिर तख्तान बॉर्डर के जरिए ईरान और ईरान से तुर्की और फिर ग्रीस यूनान भिजवाया जाता है और फिर यूरोप के दूसरे मुल्कों में भिजवाया जाता है। तो ये बेसिकली ये बहुत पुरखतर रास्ता है। अब बलोचिस्तान का आपको पता है, बलोचिस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ जाने में खतरा होता है, तो वहां से एक खतरनाक रास्तों से होते हुए फिर समुद्र में एक जो कश्तियां होती हैं ये इतनी अच्छी नहीं होती, वहां से ले जाके उनको फिर जाहिर है उन्होंने जो बॉर्डर गार्ड्स होते हैं उनसे छुप के उनको लेके जाना होता है। तो ऐसे रास्तों से लेके जाते हैं जो खतरात से भरपूर होते हैं। तो फिर वहां जाके कुछ लोग होते हैं जो मंजिल पे पहुंचते हैं और फिर मंजिल पे पहुंचने के बाद भी उनका मुस्तकबिल जो होता है गैर यकीनी होता है। तो वहाँ की जो कानून नाफिज करने वाले इदारे होते हैं उनसे छुपते करते हैं और बड़ी मुश्किल से जाके सेटल होते हैं। तो एक अंदाजे के मुताबिक अब भी पाकिस्तान से तकरीबन हर महीने 2000 के करीब लोग जो हैं
وہ جا رہے ہیں. اب بھی 2000. اچھا اس میں خرم صاحب اس میں یہ بھی بتائیے, جیسے آپ نے کہا پرخطر راستے ہوتے ہیں, اور ان کو تھوڑا سا اور بھی ایکسپلین کر دیں, کیونکہ میں نے سنا کہ پانی میں آپ کو کافی دیر رہنا پڑتا ہے, پانی کے اندر جہاں آپ نے چھپنا پڑتا ہے, کبھی کبھی شدید ویدر کی وجہ سے, ویدر کنڈیشن موسمی جو تیزی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی لوگوں کی اموات ہو جاتی ہیں, پھر یہ جس طرح ڈوب گئے, یا کبھی کبھی جو سرحد پار کرتے ہوئے آپ کو گولیوں کا نشانہ بھی اکثر لوگ بن جاتے ہیں, تو یہ تمام چیزیں بھی تو ہیں. جی اس میں جیسے کہ میں نے کہا کہ ہر لحاظ سے خطرہ ہے. ایک تو جب آپ یہاں سے کوئٹہ سے روانہ ہوتے ہیں تو جی بلوچستان میں بارڈر تک پہنچنے میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ بہت سارے پاکستان دشمن عناصر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, تو بعض وقت ان کے ایسے بھی چڑھ جاتے ہیں. پھر اگر وہاں سے آپ نے بارڈر پہ پہنچ گئے, پھر ظاہر وہاں ایرانی گارڈ ہوتے ہیں, ان سے بچ کے نکلنا ہوتا ہے. اگر ان کی نظر میں آپ آ گئے تو ظاہر ہے اپنا کوئی بھی ملک اپنے, لیکن اس میں خرم صاحب جیسے ہر کوئی قانونی طریقے سے نہیں جا سکتا, لیکن بہت سے لوگ قانونی طریقے سے جا بھی سکتے ہیں, شاید ان کو اویئرنیس نہیں ہے. جس طرح شاہدہ یہاں پر قومی یہ ہاکی ٹیم کا حصہ تھیں, کھیلوں کے حوالے سے بڑی اسکالرشپس ہیں جو باہر ملتی ہیں, کھیلوں کے حوالے سے بہت پسند کیا جاتا ہے, ان کو باہر بلایا جاتا ہے. اگر ان کو یہ اویئرنیس ہوتی ہے, وہ صحیح طریقہ کار استعمال کرتی, تو شاید ان کے پیسے بھی اتنے نہ لگتے اور وہ جا بھی پاتی باہر. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور اس میں شاہدہ کا تو ایک دیکھیں نا, اس واقعے میں ایک بہت بڑی مثال مل گئی. شاہدہ جو قومی ہیرو تھی, پاکستان کی نیشنل کھلاڑی تھی, اگر ان کو یہ اویئرنیس نہیں ہے, اگر وہ باہر جانے کے لیے غیر قانونی طریقے استعمال کری, حالانکہ کھلاڑیوں کو جس طرح آپ نے کہا جی کہ ایک تو اسکالرشپس ہیں, اگر وہ نہ بھی ہو تو بھی کھلاڑی کے لیے باہر جانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. وہ اپنے پاسپورٹ پہ جا کے کسی کلب ٹیم میں جا کے وہاں پہ کر سکتا ہے, کھیل جی سکتا ہے. جی لیکن اگر ان کو یہ اویئرنیس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں, جو ہمارے جو اتھارٹیز ہیں, جس طرح منسٹریز آف اوورسیز پاکستانیز ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے لوگوں کو اتنا فیسیلیٹیٹ نہیں کیا ہوا کہ لوگ اگر قانونی طریقے سے کچھ اس طرح کرنا چاہیں تو انہیں اس میں مدد مل سکے. اسی طرح جو ہماری وزارت داخلہ ہے, جس کا کام لوگوں کی کو روکنا ہے جانے سے, جس کا کام بارڈر سیکیورٹی ہے, انہوں نے بھی کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا ہوا کہ لوگوں کو محفوظ اچھا طریقے ان سے روک ایجنٹس کو سکے. کبھی پکڑا گیا ہے, یا ان کے نیٹ ورک کو کبھی برسٹ کیا گیا ہے, اس کے لیے کوئی کام ہوا ہے یا ہو رہا ہے, یا سب سو رہے ہیں کہ جس کی جو مرضی ہے کرو, کیونکہ پاکستان کے حالات تو خراب ہو رہے ہیں, تو جس کو جہاں زندگی مل رہی ہے نظر آ رہا ہے وہ وہاں چلا جائے. نہیں اس میں ڈیفینیٹلی کام ہوا ہے. ایف آئی اے نے کافی حد تک کام کیا ہے, اور جب ہم اسٹوری پہ کام کر رہے تھے اردو نیوز کے لیے, ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی, تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اس میں 10% تک کمی ہوئی ہے. جو لوگ پہلے باہر جاتے تھے, اب اس میں سے 10% کم لوگ باہر جا رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی بہت سارے نیٹ ورک کے خلاف کام بھی کیا گیا ہوا ہے, کچھ لوگ پکڑے بھی گئے. لیکن اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو انصاف کا نظام ہے نا, اس میں اگر بندہ پکڑا بھی جائے تو اس کو باہر آنے کی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. مطلب بہت کم لوگوں کو سزا ملتی ہے. تو وہ پھر ہمارے جو انصاف کے نظام سے لوگ کھیلتے ہیں, وہ پھر ہیلے بہانوں سے کچھ طریقے کر کے وہ باہر آ جاتے ہیں, پھر وہ کام شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں ظاہر 2-3 نیٹ ورکس تو نہیں ہے, اس میں بہت زیادہ نیٹ ورکس انوالو ہیں. اور پھر اس میں سرکاری اداروں کے انوالومنٹ بھی ہے. ظاہر آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں رشوت ایک بہت بڑا پرابلم ہے. تو سرکاری اداروں کو رشوت دے کے, سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کو رشوت دے کے, وہاں سے ان لوگوں نے اپنے جو ہے وہ جال بنائے ہوئے ہیں, نیٹ ورکس بنائے ہوئے ہیں, ان کے تھرو وہ کام کرتے رہتے ہیں. تو کام کسی حد تک ہوا ہے, لیکن اس کو بہت بڑے پیمانے پہ کام اور کرنے وہی کی آپ کی بات خرم صاحب کہ اگر لوگ وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں تو آپ کو جاب ملنا یا وہاں زندگی گزارنا آسان نہیں ہے. پھر آپ کیسے اپنی فیملی شروع کریں گے, کیسے وہاں پر رہ سکیں گے؟ آپ تو پھر ایک طرح سے ایک عجیب سی زندگی گزار رہے ہیں کہ جب تک نہ پکڑے گئے, جب تک کبھی کچھ کر لو کبھی کچھ کر لو, بس کہنے کو آپ باہر چلے گئے. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ بالکل مشکلات پاکستان میں ہیں لیکن پھر آپ یہیں رک جائیں اگر آپ کو باہر جا کے یہی سب کچھ فیس کرنا ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جتنے پیسے دے کے جاتے ہیں, لائک اگر 8-10 لاکھ روپے ایک بندہ دے کے غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے باہر جا رہا ہے, اگر وہی 8-10 لاکھ روپے سے وہ اپنے محلے میں, اپنے گاؤں میں, اپنے علاقے میں چھوٹا سا بزنس شروع کر لے, تو یقیناً وہ اچھے پیسے بنا کے ایک خوشحال زندگی یہاں پہ گزار سکتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے یہاں لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کو اس طرح کے مواقع نہیں دیے جاتے, اس طرح سے بتایا نہیں جاتا, تو وہ پھر ظاہر لوگ سادہ ہوتے ہیں بیچارے, وہ شکار ہو جاتے ہیں. ایک اور بڑا مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں جتنے بھی ادارے ہیں, یا چاہے وہ نجی ہیں یا سرکاری ہیں, وہ اپنے پیسے بنانے پہ یقین رکھتے ہیں. لائک اگر میرا کوئی مسئلہ ہے, میں کسی کے پاس جا کے مشورہ مانگوں گا, تو بجائے اس کے کہ مجھے وہ مشورہ دے جس میں میرا فائدہ ہے, وہ مجھے وہ مشورہ دے گا جس میں اس کا فائدہ ہے. بالکل. تو اس میں ظاہر ہے ان لوگوں کے بیچ میں نیٹ ورکس ہیں, ہر کسی کو اس کا حصہ پہنچایا جاتا ہے, بہت زیادہ پیسے کی انوالومنٹ ہے, تو وہ عام آدمی بیچارے کو شکار کیا جاتا ہے.
क्योंकि अगर जो ट्रैवल एजेंट्स हमारे जितने हैं गली मोहल्लों में, आपको पता है हर शहर में छोटे से शहर से लेके बड़े शहर के हर जगह ट्रैवल एजेंट्स मौजूद है। होना तो ये चाहिए कि जब कोई बंदा वहां जाए बाहर जाने के लिए, तो वहां एक ऐसा कंसल्टेंट बैठा हो जी जो उसकी पूरी माशी हालत का जायजा लेके फिर उसको मुनासिब बिल्कुल। अच्छा, ये जो अभी यहाँ रहने जा रहा है। खुर्रम साहब, ये जो अभी वाक़या हुआ है, क्या इनके घर वालों को पता चल चुका है? क्या ये पता चला है कि इसमें कौन कौन लोग थे? कुछ ज़्यादा इसके हवाले से बताया गया है? जी, इसमें जो इब्तिदाई मालूमात आई थी वो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इस पर ट्वीट भी किया था कि 24 से ज्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो इसमें जाँ बहक हुए हैं। लेकिन बाद में जब असल तहकीकात सामने आई और असल मालूमात पहुंची तो उनके मुताबिक इस कश्ती में 60 से ज्यादा तकरीबन लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए थे, और उनमें से 20 पाकिस्तानी थे, लेकिन वो 20 के 20 पाकिस्तानी जो वो नहीं जाँ बहक हुए थे, वो बच गए थे। 4 पाकिस्तानी ऐसे थे सात के बारे में जो फॉरेन ऑफिस से पता चला है, 7 पाकिस्तानी जो है वो जाँ बहक हुए हैं। जी, इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक 4 थे, फिर बाद में उनके तादाद 7 हो गई, तो बाकी जो पाकिस्तानी थे वो महफूज थे, उनको महफूज कर लिया गया था। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इस एक वाक़े में कितने लोग फौत हुए या कितने लोग बच गए। सवाल ये है कि जिस सालों से ये चीज़ चली हो रही है, और अभी तक हम उस पे मुकम्मल मैं ये जानना चाहती हूँ कि इनके घर वालों को पता चलता है या नहीं, क्योंकि घर वालों को जब पता चलता है तो मोहल्ले वालों को पता चलता है, 4 और लोगों को पता चलता है, फिर वो समझ में आती है उनके कि भाई अगर इस ये रास्ता अख्तियार करोगे तो पैसे आने के बजाय डेड बॉडी भी आ सकती है घर में। क्या उनको कुछ पता चला है? क्या उनके मोहल्ले वालों को, उस इलाके वालों को कुछ पता चला है कि जी ये करने गए थे, देखो किस तरह वापस लौटे? जी, डेफिनेटली पता तो चलता है। ज़ाहिर है डेड बॉडी अगर नहीं भी आती तो कहीं ना कहीं से मालूमात तो मिल ही जाती हैं कि ये हो गया, उनके प्यारे के साथ ये वाक़या हो गया। लेकिन मसला ये कि पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ 23 करोड़ लोगों का मुल्क है। अगर एक महल्ले एक इलाके के लोगों को पता भी चल गया तो दूसरे शहर के इलाके के लोगों को उस तरह का जो इम्पैक्ट होता है वो नहीं पड़ता उन पे। तो आज एक जा रहा है, कल दूसरा जा रहा है, परसों तीसरा जा रहा है। खुर्रम साहब, इसमें करने की क्या जरूरत है? करना चाह रहा था जी, आप जो बात करना चाह रहे हैं वो कर लीजिए और इसे कंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं पाकिस्तान के थ्रू जा रहे। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा लैंड रूट है इंसानी स्मगलिंग का। लैंड के अलावा एयर और सी रूट भी है। यहाँ से बांग्लादेश के लोग भी जा रहे हैं, यहाँ से अफगानी भी जा रहे हैं, यहाँ से और भी करीबी मुल्कों के जो लोग हैं वो भी यहाँ से जा रहे हैं। और पाकिस्तान को एक ट्रांजिट, इंसानी स्मगलिंग में एक ट्रांजिट हब के तौर पर भी जाना जाता है। जैसे कि आपने अगर मेरी स्टोरी पढ़ी हो तो उसमें था कि बहुत सारे लोग कानूनी तरीके से यहाँ से थाईलैंड और मलेशिया जाते हैं। जी वहां से बिल्कुल कश्तियों के जरिए इंडोनेशिया जाते हैं, फिर वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। तो ये असल में ये मसला तब तक हल नहीं होगा जब तक एक तो हम सोशली इसको हैंडल नहीं करेंगे, लोगों को सोशली एम्पावर नहीं करेंगे, ग्रास रूट लेवल पे जाके वहाँ पे सेंटर्स नहीं खोलेंगे जो उनको बताएं, उनको ज्यादा मौके नहीं देंगे पाकिस्तान में रोजगार के। और तीसरा ये कि गवर्नमेंट लेवल पे कंट्रोल मजीद सख्त करने की जरूरत है। हमारी जो एजेंसीज हैं उनको मजीद प्रोएक्टिव होके और गली महलों में जाके इस पे नजर रखे। जिस आप दहशतगर्दी किसी और जुर्म के पीछे जाते हैं, इतना ही खतरनाक ये मौजू भी है, और इस पे भी जाके उन्हें उसी तरीके से काम करना होगा। जी, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और बहुत अफसोस है मुझे, जब ये तस्वीर चलती है तो मुझे शाहिदा की तो बहुत बहुत दिल कट के रह जाता है, क्योंकि बच्चा था उनका और जॉब चली गई थी, हालात ऐसे हो गए थे, न जाने इंसान कितना मजबूर हो जाता है। लेकिन इस मजबूरी में, चाहे ये वाक़या है या कोई भी वाक़या है, मजबूरी में भी अपने जहन को खुला रखने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको, अगर आप मेहनत करेंगे या आपको कोशिश करेंगे तो राहें दिखा देता है। ज़रूरी नहीं है कि आप गलत तरीके से ही उस राह को इख्तियार करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करें। बहुत अफसोस होता है, लेकिन ये बात जो लोग सुन रहे हैं, अगर कोई इस तरह करने जा रहा है या करता है तो उस तक की बात ज़रूर पहुँचाइए, हमारे प्रोग्राम का ये हिस्सा ज़रूर पहुँचाइए। ये बड़े दुख की बात है। हम दूसरे ममालिक में चले जाते हैं, टर्की लोग गए, देखें वहाँ पर ज़लज़ला आ गया। जब कोविड आया, अमेरिका में कितने लोग परेशान हुए जितने पाकिस्तान में परेशान नहीं थे। दुनिया भर में हर जगह चैलेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से जाने के बाद आपकी ज़िंदगी बिल्कुल खुशहाल हो जाएगी और बिल्कुल चेंज हो जाएगी। यू नेवर नो, कहीं सैलाब आ जाएगा, कहीं ज़लज़ला आ जाएगा, कहीं कोई बिल्डिंग गिर जाएगी, कहीं आपके साथ कोई हादसा आ जाएगा, कहीं कोई क्रिमिनल आपको इस तरह मिल जाएगा, कहीं हरासमेंट के इशू हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है।
تو کوشش کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہتی کوشش نہ کریں, لیکن لافل جو کوشش ہے وہ کریں تاکہ آپ کے لیے باقی دروازے کھلے رہیں جس زمین پر بھی آپ جا رہے ہیں وہاں کے. ایک بریک آ گیا, اس کے بعد ہم ورلڈ ہیئرنگ ڈے کے حوالے سے ایک سیگمنٹ ہے ہمارا جو بہت امپورٹنس کا حامل ہوگا, آپ ضرور دیکھیے آفٹر دا بریک.